हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एनके कैपिटल एंड एनके क्लासेज में। तो आज हम लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का शीत युद्ध का दौर। आज हम इसका एडजेक्टिव देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम इसको देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 47 नहीं 45 होना चाहिए, 45 से 91 यानी शीत युद्ध का दौर था हमारा, कोल्ड वार यानी 1945 से 1991 का। तो आज हम इसका वीवीआई क्वेश्चन करते हैं। बिना देर करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर और आज हम प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। ये तो हमारा कोवर पेज पर था। शीत युद्ध का शुरुआत कब से माना जाता है बाबू? तो शीत युद्ध का शुरुआत 1945 से माना जाता है। 1945 से ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध चला। कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? तो शीत युद्ध चलने वाला दो गुट था बाबू, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ के बीच, यानी ऑप्शन संख्या हमारा सी इसका सही आंसर होगा। समझ गए? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के परिणाम कारण था। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत युद्ध का प्रमुख कारण था। ये कारण है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत युद्ध का प्रमुख कारण है। तो कारण इसके है कि अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, ये सही कारण है। ये भी विजित प्रदेश पर आधिपत्य संबंधी विवाद, ये भी सही है। युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, ये भी सही है। यानी कुल मिलाकर कहे तो इसका उपयुक्त सभी इसका कारण होगा, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में हम देखते हैं बाबू कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? तो 1917 में हुई। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। तो लाल सेना सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है। लाल सेना सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर को देखते हैं। कह रहा है 6 नंबर में हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था। तो अणु बम का प्रयोग किया गया था 1945 में बाबू, 1945 में। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मार्शल योजना कब शुरू हुई। तो मार्शल योजना 1948 में शुरू हुई थी। ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी की गई 1948 में। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 9, नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना हुई बाबू 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, यानी ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। 4 अप्रैल 1949। अगला प्रश्न 10 नंबर, नाटो के स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। कह रहा है कि नाटो के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के वजह से नाटो का स्थापना किया गया। तो उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, यानी पश्चिम की ओर इसका सोवियत संघ का विस्तार हो रहा था, इसको रोकने के लिए क्या किया गया था, नाटो का स्थापना किया गया, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। अगला, नाटो के स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो इसमें 20 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था। नाटो के स्थापना में शुरुआती दौर में 20 देशों ने हस्ताक्षर किया नाटो के लिए, यानी ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो 1971 में चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न
प्रश्न संख्या 13 देखते हैं बाबू। कह रहा है कि अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना कब हुई? अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना कब हुई? तो वाटरगेट कांड हुआ था बाबू 1974 में। ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुई? प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुई? तो इसकी शिखर सम्मेलन हुई थी 1985 में। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? कह रहा है कि क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो निकिता खुश्चेव थे। ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है कि यूरोप के, कह रहा है कि हाँ 16 नंबर, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? तो यूरोप के देशों को पुनः निर्माण हेतु अमेरिका सहायता थी, यानी अमेरिका द्वारा किया हुआ सहायता था, जिसे कहते थे हम लोग क्या हो, मार्शल योजना। चलिए ऑप्शन संख्या इसका ए एक सही आंसर होगा। अगला, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? निम्न में से नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो नाटो का मतलब होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। कह रहा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? कह रहा है किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो अमेरिका के बाबू। किससे? अमेरिका से। ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसके लिए देखना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्र का गठन करना सही है। ये तो अपने वाले आने वाले पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना, ये भी सही है। अगला, राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करना सही है। उपयुक्त सभी, अरे इसका मतलब ये होगा कि निम्नलिखित में से सही, यानी उपयुक्त सभी इसका डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो होगा यूरोपीय देश के आर्थिक विकास से। यूरोपीय देश के आर्थिक विकास से, यानी ऑप्शन संख्या इसका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नव जागरण का परिणाम था? तो ये है भैया एशियाई महादेश के देश, एशियाई महादेश के लोगों का, एशियाई महादेश के लोगों का, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आया? कह रहा है कि किनके प्रयास से भैया? तो एक तो जवाहरलाल नेहरू, सही, ये तो थे। जमाल अब्दुल नासिर, ये भी थे। हाँ, मार्शल जोसेफ ब्राज टीटो, ये भी थे। यानी उपयुक्त सभी के प्रयासों से गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई थी, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि नेहरू, नासिर एवं टीटो के द्वारा बताए गए गुटनिरपेक्षता के आधारों में निम्नलिखित में से कौन सही है? कह रहा है कि कौन सा सही है भैया? तो राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, ये सही है। कह रहा है कि सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना, सही है। सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैनिक गुट से अलग रहना, सही है। यानी इसका भी आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा बाबू, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 24 है। 24 कह रहा है कि गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? जो गुटनिरपेक्षता को प्रभावित करते हैं, तो प्रमुख कारण है भैया शीत युद्ध,
सैनिक युद्ध से अलग रहना, यानी सैनिक युद्ध से अलग रहना, राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व का इच्छा, यानी इसका आंसर भी होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन संख्या डी इसका भी आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है कि अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? तो भैया अमेरिका ने किसको? तो चीन को नहीं बनने दिया था, चीन को। ऑप्शन संख्या इसका बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? तो बर्लिन का दीवार का खड़ा किया जाना, यह सबसे बड़ा प्रतीक था शीत युद्ध का, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बाबू 27। कह कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो दूसरा विश्व युद्ध बाबू चला हमारा कब से कब तक? तो 1939 से 1945 तक। ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही आंसर होगा। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास के साथ, अगले ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।